वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिस्ट्री की एक और क्लास में। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हम पढ़ रहे थे इंडियन हिस्ट्री। दिस इज़ द ज्ञानशाला इंटीग्रेटेड क्लासेस फॉर सीसी, क्लैट एंड अदर्स। कहने का मतलब, जैसा कि आप इन चैप्टर्स में आगे देखते आएंगे कि आपको हर चैप्टर के साथ रोज़ डेली क्विज़ मिल रहा है, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ताकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन साथ करते जाएं। और साथ ही साथ मेरे सब्जेक्ट्स में आपको हर बार साथ में मिलेगी इंटीग्रेटेड नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज, जिससे आप कहीं भी दुनिया में आगे किसी भी लेवल पे जाए आपको काफ़ी फ़ायदा हो। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे फ़ायदा हो, कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा हो, कोई टैलेंट हंट है उसके लिए फ़ायदा हो, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। तो ठीक है, इसी भावना को आगे लेकर चलते हैं। हम इंडियन हिस्ट्री क्लास में हमने शुरू कर दिया था 6th चैप्टर हमारा, जो कि था आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन और द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो मैंने कहा था इस चैप्टर को हमें 2 पार्ट्स में पढ़ना है, फर्स्ट बिंग दिस एंड सेकेंड बिंग दिस। बात कर लेते हैं इस चैप्टर की कि फ़र्स्ट पार्ट हमने शुरू कर दिया। जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा कंटेंट, सबसे ज़्यादा हिस्सा इसी चैप्टर में से, इस चैप्टर में से इसी पार्ट का है, जिसमें 3 तरह के आंदोलन, क्यों चैप्टर ही हमारा ये स्वाधीनता आंदोलन यानी फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल था जो इंडिया का, उसके ऊपर सामाजिक आंदोलन हमने शुरू किया था सबसे पहले। ठीक है, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। मैंने बताया था क्या होता है सामाजिक आंदोलन। देखिए, सिंपल सी फैक्ट चीज़ यही है कि समाज में कुछ जो कमियां आ गई थी, जो बुराइयां आ गई थी, जिससे क्या हो रहा था, हमारे देश का विकास यानी एज अ इंडिया हमारे जो कल्चर है, हमारे लोग हैं, उनकी प्रोग्रेस रुक गई थी। और उनकी प्रोग्रेस रुकने के साथ साथ जो फॉरेन रूल था वो हम पे बना हुआ था। तो आप कहते हो कि भाई उसको हटा देते, खाली समाज में क्रांति लाने की क्यों ज़रूरत। तो उसका कारण मैंने पिछली क्लास में बताया था, डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाते थे फॉरेनर्स। डिवाइड एंड रूल कि वो बांटेंगे और राज करेंगे। जब तक हमें आपसी डिफरेंस है, जब तक हम जाति पाति भेदभाव, सती प्रथा, बाल विवाह, ऐसी प्रथाओं को लेकर इनमें उलझे रहते, तो भारतीय एकत्र कहाँ से होंगे। वो इन प्रथाओं से ऊपर ही नहीं आ रहे, और इन प्रथाओं के चक्र से वो कोई ना कोई तरह का इन चीज़ों को हमारे ऊपर थोप करके या हमें इन चीज़ों में संलग्न रख रख के हमें क्या बताते हैं, योर हिस्ट्री इज़ क्रूअल, कि तुम्हारी हिस्ट्री घटिया है, योर हिस्ट्री इज़ बैड। और वो कहते हैं कि यू आर इलिटरेट पीपल, तुम अनपढ़ हो, मतलब तुम्हारी ये जो प्रथाएं हैं वो ऐसी है। हमें इन्फीरियर बताना कुल मिला करके, ताकि वो खुद को सुपीरियर बता सके और कह सके कि हम ही ऐसी सरकार है, ब्रिटिश सरकार, जो तुम्हारा भला कर सकती है, इंडिया को मॉडर्न बना सकती है, नॉलेज दे सकती है। जबकि समाज सुधारक जब आए, सोशल रिफॉर्मर, तो उन्होंने ये बताया इंडिया को और वर्ल्ड को कि एक्चुअल में इंडिया के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज थी वर्ल्ड से बहुत पहले। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी ज़्यादा ज्ञान था, हमें कितनी नॉलेज थी, ये आकर के इन्होंने बताया। खैर आगे चलते हैं। तो मैंने बताया पिछली में क्लास में देखेंगे, हमें इसमें 2 चीज़ें पढ़नी है, कारण और मेन कंट्रीब्यूशन। ये कारण क्या था जो ये आंदोलन हुआ, जिसका मैंने अभी शॉर्ट में बता दिया, और मेन कंट्रीब्यूशन, मुख्य भूमिका किनकी रही। तो बात करते हैं कारण की। सामाजिक आंदोलन का उदय, कारण क्या था, इसका रीजंस क्या थे। देखिए, ईसाई धर्म का जबरन प्रचार प्रसार, ये 5 पॉइंट पाँचों आपकी बुक में शुरू में दिए हुए हैं। मैं इनको शॉर्ट में यहाँ पे दे रहा हूँ एज ए नोट टाइप, पर नोट्स को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है बुक से। ज्ञान समझाऊंगा पूरा, मैं एक्सप्लेन पूरा कर रहा हूँ, पर जब आप करेंगे तो इसको बुक की लैंग्वेज के साथ एक्सप्लेन करें, तो बुक से ज़रूर पढ़ें इनको। तो ईसाई धर्म का जबरन प्रसार, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। देखिए क्या हुआ 1813 में, जब फॉरेनर्स बिजनेसमैन बन के आए। क्या बन के आए थे पहले ब्रिटिशर्स, इससे पहले भी जब 1700 में आए थे, तो क्या बन के आए थे, बिजनेसमैन। 1813 से आगे चल करके वो धीरे धीरे हम पे राज करने लगे और ये होने लगा। तो क्या हुआ, जब वो ईसाई धर्म का जबरन प्रचार प्रसार कैसे हुआ, जब 1813 में आए, तो उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कुछ ईसाई पादरी भी, यानी ईसाई जो प्रीस्ट है, क्रिश्चियन प्रीस्ट है, चर्च के प्रीस्ट है, वो भी आने लगे। और वो आकर यहाँ करने क्या लगे, ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे। ठीक है, यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होती, भाई प्रचार कर सकते हो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, पर कैसे करने लगे, तरीका क्या था। यहाँ इंडिया की जो रिलीजन्स थे, जैसे सबसे बड़ा रिलीजन था हिंदू रिलीजन, उसकी आलोचना, उसको क्रिटिसाइज़ करने लगे। उसकी आलोचना कैसे की कि भैया आपका मूर्खों का रिलीजन है, आप क्या बातों में मानते हो, ऐसे कई सारे भगवान हो सकते हैं, क्या भगवान एक ही है, जीसस क्राइस्ट, ऐसे करके कुछ बातें उन्होंने कही, जिससे प्रचार प्रसार हुआ धर्म का और ज़बरदस्ती किया गया। और कई जगह तो जहाँ ब्रिटिशर्स की पावर चल रही थी, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, लालच दिया गया ईसाई धर्म अपनाने के लिए। और अगर आप हिंदू थे तो आपको इन्फीरियर नज़र से देखा जा रहा था उनकी नज़रों में, क्रिश्चियंस की नज़र में। तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो ज़बरदस्ती करने लगे। इससे जो इंडियन कल्चर था ऑथेंटिक, हमारा इंडियन धर्म है, हमारा इंडियन कल्चर, वो कहाँ बचा है। हम तो दूसरों के गुलाम हो गए। भाई जिस देश की खुद की भाषा नहीं, जिस देश का खुद का कल्चर नहीं, यानी संस्कृति नहीं, वो देश खुद ही नहीं रहा, वो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको किसी देश को ख़त्म करना, वहाँ की कल्चर और लैंग्वेज ख़त्म कर दो, वहाँ के लोगों की पहचान ही वही होती है, नहीं तो दुनिया में लोग सब जगह के होते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या हुई,
कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स जो यहाँ आए थे, जैसे मैक्स मुलर था और विलियम जोन्स था। ये दोनों क्या थे, यूरोपियन थे, यानी यूरोप के देशों से आए थे। कौन, मैक्स मुलर और विलियम जोन्स। इन्होंने इंडिया आए और इंडिया के चीज़ों को पढ़ा, आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ थे उनको पढ़ा, जो पुरानी किताबें वेदों में कुछ बातें लिखी गई थी उनको पढ़ा, तो उनको वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए। उन्होंने कहा इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, इंडिया की हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इंडिया को जो आप ये ऐसे ही समझ रहे हो अजीब सा, जो ब्रिटिशर्स, एक्चुअल में इंडिया की हिस्ट्री तो बहुत गौरवशाली है। तो वो उस गौरव के प्रति पुनर्जागरण, यानी रीइग्निशन, रिकॉग्निशन ऑफ द प्राइड ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। मतलब कि इंडिया का इतिहास इतना महान है, ये लोगों को, जब बाहर के विदेशी लोगों ने लिखा ना, उन, क्योंकि वो भारतीय को तो क्या समझते थे कि अनपढ़ लोग हैं, नीचे लोग हैं, निचले स्तर के लोग समझ रहे थे। पर जब विदेशी लोग भी लिखने लगे ना, भारतीयों का ज्ञान और हिस्ट्री जो इतनी महान थी, जो कोई समय में भारतीय स्वर्णिम युग में थे, गोल्डन एरा में थे, जब दुनिया में कहीं प्रोग्रेस नहीं हुई थी, वहाँ भारत ने प्रोग्रेस कर ली थी, नावें बना ली थी, व्यापार कर रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे उन्होंने शहर बना लिए थे। जब कई सभ्यता ऐसी थी जो गांवों का भी नहीं सोच रही थी, तब उन लोगों ने शहर बना लिए थे। तो जब वो इतने एडवांस थे आर्किटेक्चर में, इतने एडवांस थे इंजीनियरिंग में, तब आज उनका ज्ञान कुछ नहीं हुआ, सिर्फ भुला दिया गया है अभी के जनरेशन के द्वारा। ये बात उन्होंने कही, तो ये बात सुनकर के क्या हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए इंडियंस कि भाई विदेशी लोग भी ये बात कह रहे हैं, जो लोग हमें नीचे बता रहे थे उन्हीं के आसपास के देशों के लोग ये बात कह रहे हैं। तो फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों प्रभावित हुए। और इसके अलावा बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी थी, उसने भी क्या किया, इंडिया की जो चीज़ें थी संस्कृत में थी या हिंदी में थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। उसको ट्रांसलेट करवाया तो ब्रिटिशर्स ने पढ़ा, पूरी दुनिया ने पढ़ा, पूरी दुनिया पढ़ के कहा हो इंडिया के पास तो इतना नॉलेज का भंडार है। तो इंडिया खुद के नॉलेज और हिस्ट्री पे वापस गर्व हुआ, वापस प्राइड फील हुआ। तीसरी बात, पश्चिमी सभ्यता से भारतीय मूल्यों का खतरा। जब फॉरेनर्स आए तो उन्होंने फॉरेन रूल किया, विदेशी आए, विदेशी शासन किया, और विदेशी शासन के साथ साथ क्या हुआ, भारतीय मूल्यों का खतरा। जो भारतीय की सोच थी, जो भारतीय जो कह सकते हैं हमारे यहाँ पे रीति रिवाज थे, भारतीय सभ्यता थी, उसको खतरा। कैसे, एग्जाम्पल के लिए पश्चिमी सभ्यता कह रही थी आपको कि आप भारतीय जो, जैसे रीति रिवाज मान लीजिए कि पश्चिमी सभ्यता में क्या होता है, ये ज़्यादातर देखा गया है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते। उनका ये मूल्य है कि भाई वो जब खुद जवान हो जाते हैं, कमाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो जाते हैं, इकोनॉमिकली एबल हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते और बुढ़ापे में पेरेंट्स ओल्ड एज होम्स में, जो वृद्धाश्रम है, वहाँ जा रहते हैं। तो ये भारतीय मूल्यों के खिलाफ है ये चीज़। जिन पेरेंट्स ने अपना खून पसीना एक करके आपके लिए सब कुछ किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपको इस काबिल बनना है, आप उनके लिए कमाएँ खाएँ, और उनको ही आप अपने साथ नहीं रख रहे, उनकी सेवा अपने हाथों से नहीं कर रहे। क्यों, उन्होंने कभी शर्म की जब आप बच्चे थे, आपकी साफ़ सफाई करने में, आपको कपड़े पहनाने में, आपकी बुरी से बुरी हालत भी उन्होंने देखी है, आपकी बीमारी में, आपकी बढ़िया चीज़ों में वो साथ रहे हैं, और आप उनका साथ छोड़ दोगे तो ऐसी भारतीय वैल्यूज़ जो कुछ भी थी उनको नुकसान हो रहा था वेस्टर्न कल्चर से। तो एंडेंजर्ड इंडियन वैल्यूज़ ड्यू टू द वेस्टर्न कल्चर, ये एक कारण रहा। ठीक है, इससे भी क्या हुआ, समाज सुधारक थे जो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे तो हमारा समाज गिर जाएगा, तो हमें सुधार की बहुत आवश्यकता है, वो लोग आगे आए, उनका मेन रोल रहा। फिर क्या रहा, समाचार पत्र। लोगों को क्या हुआ, आज एक बात बताओ, आज मैं एक बात आकर के क्या करता हूँ, अपने मोहल्ले में बोलता हूँ कि भाई एक चीज़ ऐसी हुई है, यहाँ पे इसकी पिटाई हुई है, या इसके साथ ये ऐसा गिरफ्तारी हुई है, या ऐसा कुछ हुआ है। एक मैं मोहल्ले में बोलता हूँ, वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मोहल्ले तक सीमित रहेगी, इतनी फैल सकती है। पर जब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कोई करता है तो वो ट्वीट करोड़ों जगह शेयर होता है, कोई पोस्ट होता है इंस्टाग्राम पे, वो हज़ारों लाखों जगह शेयर होता है। उसका कारण क्या है, वो है मीडिया, वो है मीडिया, सबकी एक्सेस उस तक है, वो पूरी दुनिया को जोड़ती है। तो वैसे ही उस समय की मीडिया थी समाचार पत्र, यानी न्यूज़पेपर्स, और मैगजीन्स यानी पत्र पत्रिकाएँ। जब इन मैगजीन्स में, इन समाचार पत्रों में जो भारतीय लोग छाप रहे थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का सच छापा कि जो ये फॉरेनर्स ये एकदम चिकने चुपड़े कपड़े पहन के एकदम से बताते हैं कि हम सही सरकार है, हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, एक्चुअल में हम पे अत्याचार कर रहे हैं। और उन अत्याचारों का, उन जो ऑपरेशंस था उनका जो जब सच सबके सामने आया तो सबको गुस्सा आया कि हम लोग कितने भ्रमित है कि हम लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, एक्चुअल में हमारा नुकसान कर रहे हैं। और भारतीयों की जो असली पीड़ा थी, यानी जो प्रॉब्लम्स थी भारतीयों की, वो भी न्यूज़पेपर में छपने लगी। तो रोल ऑफ मीडिया, न्यूज़पेपर गॉट बिग इन द अवेयरनेस, लोग अवेयर हुए, जागृत हुए। लास्ट बात थी अंग्रेज़ी और विदेशी शिक्षा का प्रभाव। देखिए क्या हुआ था, मैंने क्या कहा था शुरू में कि सामाजिक आंदोलन क्या था, जो सामाजिक आंदोलन है वो क्या था, सोशल रेवोल्यूशन या सोशल मूवमेंट क्या था। मैंने कहा था इंडियन रेनेसांस, भारतीय पुनर्जागरण, या भारत में पुराने ज्ञान, पुराने इतिहास पर, ये जो पॉइंट आपने पढ़ा अभी, सॉरी सेकंड पॉइंट जो आपने पढ़ा ये वाला, कि भारतीयों को पुराने ज्ञान, पुराने इतिहास पर गर्व होने लगा। तो जो
पुराना ज्ञान था, पुराना इतिहास था, उस पर गर्व होने के कारण क्या था कि इंडिया में भी रेनेसांस आया। कहाँ से आया? अब ये बात जवाब देती है पाँचवा पॉइंट। देखिए पाँचवा पॉइंट सिंपल सी बात कहता है कि जब यहाँ के भी लोग जाके यूरोप में पढ़ के आए, ब्रिटेन में पढ़ के आए, यूरोप की चीज़ें पढ़ी, ब्रिटेन की चीज़ें पढ़ी, तो उन्हें वहाँ पता चला कि वहाँ पे कुछ 50-100 साल पहले रेनेसांस आया था। वहाँ पे धर्म में सुधार हुए थे, जहाँ क्रिश्चियनिटी में चर्च का बहुत ज़्यादा जो कहते हैं एक तरह से तानाशाही थी, डिक्टेटरशिप थी। आपने 11th में पढ़ा होगा धर्म सुधार आंदोलन, रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट, ये 11th का पार्ट है। तो उसमें बताया गया था कि कैसे चर्च अपनी मनमानी करता था, उस मनमानी को हटाया गया था वहाँ पे कुछ 100 साल पहले ही। तो वही सुधारों की ज़रूरत, जो धर्म में कमियां आ गई थी, धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, यहाँ के समाज गलत चीज़ों में मानने लग गए थे, जो एक्चुअल अपना धर्म थे वो भूल गए असली चीज़ तो, और जो लोगों ने दूसरे बाहर के लोगों ने उन्हें बताई वो मानने लग गए थे। तो उसमें सुधार की ज़रूरत थी। वो इन्होंने कहाँ से सीखा? अंग्रेज़ों से और विदेशी शिक्षा से। अब बात करते हैं मुख्य भूमिका किसकी रही। हमने पढ़ ली रीजन सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट के, पहला टॉपिक हमारा इसमें कंप्लीट। दूसरी चीज़ ये है कि मुख्य भूमिका किसकी रही, तो हमें 3 चीज़ पढ़नी है। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्म सोसाइटी एंड राजा राम मोहन रॉय। सेकंड हमें पढ़नी है आर्य समाज, ठीक है, यानी आर्य सोसाइटी एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। थर्ड हमें पढ़नी है स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। अब इन तीनों के बारे में बोल देता हूँ थोड़ा सा। आपने ये चैप्टर सिर्फ यही देखा तो ऑब्जेक्टिव इसमें से 3 बनते कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राम मोहन रॉय। आर्य समाज की स्थापना हुआ एस्टैब्लिश आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। हुआ एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे विवेकानंद के। तो इनके नाम पे इन्होंने क्या चलाया था? रामकृष्ण मिशन। ठीक है, ये बात हो गई। रामकृष्ण मिशन की एक खासियत बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ समाज सुधारक या धर्म सुधारक सोसाइटी नहीं है, ये आज भी समाज की हेल्प करने की, एड, जो हेल्पिंग एड है उसका काम करती है। जैसे एग्जांपल के लिए गरीबों को फ्री शिक्षा देती है, जहाँ कहीं बाढ़ या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ भी इनके लोग पहुँच करके कपड़े बांटना, लोगों की बाढ़ में सहायता करना, उनको बचाना, ऐसे काम करते हो। तो ये खालसा एड की तरह आज भी काम करती है और ये सोसाइटीज़ है, स्पेशली रामकृष्ण मिशन तो आज बहुत ज़्यादा एक्टिव है। खैर, इन तीनों की बात कर ली। अब बात करते हैं हमारा पहला टॉपिक की, ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्म समाज की बात क्यों की? क्योंकि शुरुआत जो सामाजिक सुधार आंदोलन यानी सोशल रिफॉर्मेशन मूवमेंट की हुई है वो भी हुई है ब्रह्म समाज से। जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ की बात सबसे पहले करेंगे। तो शुरुआत हुई है कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन यानी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। किसने शुरू किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ से? बंगाल में। बंगाल में सबसे पहले शुरू हुआ था, ये बंगाल के थे। ठीक है, अब ये जो देखिए हाईलाइट किया पॉइंट, ये एकदम से रट लेना पॉइंट, अगला पॉइंट ये वाला। रीज़न बीइंग कि ये पॉइंट में 3 निकनेम दिए हैं, 3 जो उनके टाइटल दिए हैं राम मोहन रॉय के, और ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि राजा राम के, जैसे देखिए राजा राम मोहन रॉय को नव चेतना व क्रांति का अग्रदूत, यानी भारत में नई चीज़ लाना, भारत के लोगों को नई अवेयरनेस दिलाना, एक नई चीज़ के लिए जागृत करना। अवेयरनेस क्या होता है? खाली कि जागृत करना कि आपके साथ क्या गलत है। नई अवेयरनेस, न्यू कॉन्शियसनेस। न्यू कॉन्शियसनेस का मतलब जो तुम पढ़ रहे थे वो गलत है, उसके बारे में तो कॉन्शियस हो ही, और नई चीज़ें और लेकर के आओ, उसमें नया जोड़ो। कुछ सिर्फ जो गलत है उसको मत सुधारो, कुछ नया जोड़ो। तो न्यू कॉन्शियसनेस के फोररनर या प्रेडेसेसर। नव जागरण का अग्रदूत, जो इंडिया का नव जागरण यानी रेनेसांस था, रेवोल्यूशन था, उसके भी अग्रदूत, यानी उसको भी सबसे पहले इन्होंने शुरू किया। न्यू कॉन्शियसनेस यानी नव चेतना को भी इन्होंने शुरू किया। और इन्हें पहला नेता जो उस समय आधुनिक भारत में था, यानी उस समय का जो मॉडर्न इंडिया था उसका फर्स्ट लीडर कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 3 नाम इनके याद रखना। और स्पेशली ये बात कि फर्स्ट लीडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि आधुनिक भारत के प्रथम नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, क्योंकि इन्होंने पहले क्या किया था? भारत को लीड किया था, भारत का नेतृत्व किया था। ये देख सकते हैं इनकी पिक्चर, राजा राम मोहन रॉय, काफ़ी बढ़िया स्कॉलर दिख रहे हैं। इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी की बात करते हैं अब हम। ये राजा राम मोहन राय क्या था, इनका विजन क्या था? ये देखिए इनका दृष्टिकोण क्या था, विजन की बात करते हैं इनके। पहला पॉइंट है इनके विजन का। ठीक है, विजन क्या था इनका? देखिए राजा राम मोहन राय वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक बातों में मानते थे। वो खाली ऐसा नहीं कि वेदों को या हिंदू धर्म की सिर्फ वैल्यूज़ को पकड़ के बैठे हैं। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जो कुछ होता है उसके पीछे एक साइंस, एक रीज़न है, जो हमारा रिलीजन है। ठीक है, या इंडियन कल्चर है उसके पीछे भी कोई रीजन है, इंडियन कल्चर है उसमें कोई रिवाज बनी तो उसके पीछे रीज़न है, पर रिवाज कौन सी? जो एक्चुअल रिवाज है, असलियत वाली, वो नहीं, वो पूरी इतिहास जो अब बन चुकी है उस समय में। तो ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक आउटलुक। मानव गरिमा, कुछ भी हो, मानव को ऐसे बेइज्जत या मानव की जो सेल्फ एस्टीम लो नहीं होनी चाहिए। ऐसे रिवाज नहीं होने चाहिए जिससे मानव को अपनी गरिमा का एकदम से
ऐसा लगे कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे को कोई भी उठा के पटक देता है। जैसे उदाहरण के लिए सती प्रथा। सती प्रथा में एक औरत की गरिमा की इज्जत क्या थी? वो अपने पति पे डिपेंडेंट थी, उसकी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है। अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको भी मरना पड़ेगा, सती होना पड़ेगा। ये कोई मानव गरिमा के खिलाफ था। तो ह्यूमन डिग्निटी की बहुत सोचते थे। और सामाजिक समानता, यानी समाज में सब समान है, किसी की जाति ऊंची नहीं है, किसी की नीची नहीं है, ये मानना था। तो ये तीनों चीज़ें अपना करके वो क्या हटाना चाहते थे, क्या रिफॉर्म चाहते थे, उनका विज़न क्या था? ये समाज में जो आडंबर यानी जो मुखौटे आ गए हैं, जो फेक चीज़ें आ गई है, उनको हटाना। और कुरीतियाँ, जो बैड इविल्स है जो सोसाइटी की, जो गलत चीज़ें आ गई, जैसे हमारे वेदों में कहीं नहीं लिखा हो मान लो कि जो जिस घर में पैदा होगा वो उसी जाति का होगा और उसको ज़िंदगी भर ऊंचे जाति वाले के सामने झुकना पड़ेगा। पर कई लोगों ने क्या किया, अपने फ़ायदे के लिए रूल्स बना लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हटाने के लिए उनका विज़न था, ये सुधार, ये रिफॉर्म्स उन्हें करने थे। उन्होंने, अब उनकी थोड़ी सी बात करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा नॉलेज व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। ऐसे ही उन्होंने अपने विचार, या उनको महान नेता या पहला नेता नहीं कहा जाता, कि उनके पास इतनी नॉलेज थी तब उन्होंने हमें लीड किया। नॉलेज देखिए क्या थी, उन्होंने हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई यानी हिंदू रिलीजन, बुद्धिस्ट रिलीजन, इस्लाम रिलीजन एंड क्रिश्चियनिटी, सबके धर्मों के, सभी रिलीजन्स के ग्रंथों, यानी सभी रिलीजन्स के जो बुक्स थे, टेक्स्ट थे, उनका अध्ययन किया था। सभी रिलीजन्स को जानते थे, यानी न्यू मैनी लैंग्वेजेस, और कई भाषाएं भी आती थी उन्हें, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले नौकरी की, इतने वो थे ये पढ़े लिखे, पर बाद में उससे त्याग पत्र, रेजिग्नेशन दे दिया। और पहले गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, यानी एक ईश्वरवादी। मोनोथीस्ट क्या होता है? मोनो यानी एक, थीस्ट यानी एक ईश्वर, यानी ऐसे लोग जो मानते हैं हमारा एक ही भगवान है। जैसे इस्लाम में होता है, वो मानते हैं कि भाई उनका अल्लाह ताला एक ही है। वैसे ही वो क्या मानते हैं क्रिश्चियनिटी में, जो जीसस क्राइस्ट के पिता गॉड है वो एक ही है, वो ऐसे मानते हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर बुक लिखी, गिफ्ट्स ऑफ मोनोथीस्ट और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, यानी जीसस के ऊपर। ये 2 किताबें उन्होंने उनके ऊपर लिखी। उसके अलावा उन्होंने 2 फेमस चीज़ें निकाली। देखिए, संवाद कौमुदी नाम की एक मैगज़ीन निकाली। ठीक है, संवाद कौमुदी नाम की एक मैगज़ीन निकाली। और बंगदूत, ये काफ़ी बार 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा गया, बंगदूत नाम का न्यूज़पेपर भी उन्होंने निकालना शुरू किया। फिर क्या किया उन्होंने, उनकी बायोग्राफी का अपने लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा। तो 1815 में क्या इस्टेब्लिश की? आत्मीय सभा, आत्मीय सोसाइटी। 1825 में ही आगे चल कर के उन्होंने कलकत्ता में वेदांता कॉलेज, नाम से आप समझ सकते हैं, वेदांता यानी वेदों का कुछ इसमें पार्ट रहा होगा, वैदिक नॉलेज का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको याद कर लो, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज ब्रह्म समाज एस्टैब्लिश? तो 1828 में। इसको रट लो, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के काम का है। 1828 में, 28 में ब्रह्म समाज, ब्रह्म कब आए? 28 ईयर्स के हुए, तब ये याद कर लेना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो ये बात थी राजा राम मोहन राय की बायोग्राफी की। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गेन करें कि ब्रह्म समाज ने क्या कार्य किए। उसके बाद हम स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने क्या कार्य किए, और होप सो कि थोड़ा पार्ट हम रामकृष्ण मिशन का भी ले लें। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इसी चीज़ का ट्रांसलेशन है। अब बात मैं करता हूँ कि आशा करता हूँ आपकी ये जो चैप्टर है उसका ये पार्ट समझ आया होगा। प्लीज़ ब्रह्म समाज को बुक से अभी के अभी टैली कर लेना, पढ़ लेना और उसको नोट डाउन कर लेना। और हर टेस्ट के बाद क्विज़ देना मत भूले। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और आपका डेली रिवीजन होता रहेगा। वीकली क्विज़ हम करवाएंगे और उसका रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद रैंक निकाली जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like this video and share it with other students and ask them to join the Gyan Shala.